अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक। बायो एनर्जेटिक्स एक्चुअली जानदारों के इज्साम में होने वाली एनर्जी की तब्दीलियों की स्टडी को कहते हैं। यानी कि एनर्जी, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है कि जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ख़त्म यानी कि फना की जा सकती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी में हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर भी यही हर वक्त हो रहा है कि हम एनर्जी को हासिल भी करते हैं, फिर अपने जिस्म के अंदर उसको ऑब्टेन करने के बाद उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं और उसको चेंज करते हैं एनर्जी की दूसरी शक्ल में। समझ आ गई है? तो इस चैप्टर में हम बायो एनर्जेटिक्स यानी कि जानदारों में एनर्जी की जो तब्दीलियाँ होती हैं, कन्वर्जन होती है, उनकी हम स्टडी करेंगे। बायो एनर्जेटिक क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों में एनर्जी की कन्वर्जन की स्टडी है। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल के बारे में पढ़ा है और चैप्टर नंबर 6 में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगियां, पौधों की, जानवरों की दुनिया में सारे जानदारों का इज्साम सेल्स का बना हुआ है। और ये भी हमने पढ़ा है कि सेल जो है ये एक ओपन सिस्टम है, यानी कि ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये ओपन सिस्टम है और चीज़ें इसके अंदर आ जा रही हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं और हमारी ज़िंदगी उन्हीं एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर कायम है। और सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल के अंदर एंटर भी हो रहे हैं और सेल को लीव भी कर रहे हैं। ये एक ओपन सिस्टम है। और हमने ये देखा है कि सब्सटेंसेस को जोड़ के कोई नए सब्सटेंसेस भी बनते हैं जिस्म के अंदर, या फिर सब्सटेंसेस को तोड़ के छोटे सब्सटेंसेस भी बनते हैं और उनको जोड़ने और तोड़ने का काम एंजाइम्स करते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से सेल एक ओपन सिस्टम है और इस सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आते और जाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स यानी कि सब्सटेंसेस को जब ब्रेक किया जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास एनर्जी है उनको जब ब्रेक किया जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो वही एनर्जी यूज़ हो रही है। हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो उस हर चीज़ में एनर्जी इस्तेमाल होती है जो कि खुराक की ऑक्सीडेशन से पैदा होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक बात हमने छोटी क्लास से भी पढ़ी है कि इस दुनिया में एनर्जी का बुनियादी जरिया सूरज है। सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूँ या मैं चल फिर रहा हूँ या हम मूवमेंट करते हैं, दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो भी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो भी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। तो वो एनर्जी क्या करती है? अपनी शक्लें बदलती है। इस तरीके से सन के पास जो एनर्जी होती है, इस दुनिया में जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में और खुराक बनाते हैं और उस खुराक को दूसरे जानवर खाते हैं और उन जानवरों और उन पौधों के जो फल फ्रूट होते हैं या सब्जियां होती हैं उनको जब हम खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर जाकर फिर तब्दील होती है। हम एटीपी की शक्ल में उसको कन्वर्ट करते हैं और उससे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से एनर्जी अपनी शक्ल बदलती रहती है और जब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है ना, तो हरारत की शक्ल में, हीट की शक्ल में एनर्जी रिलीज भी होती है। उसी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर दी जाती हैं। समझ आ गई है? हमारे अंदर क्या हो रहा है? अब हम अपनी बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स हमारे अंदर हो रहा है और एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं हमारे अंदर वो एक एनर्जी करेंसी के जरिए हो रही है, वो है एटीपी। तो कोई भी जानदार है वो करता क्या है? वो फूड से पहले एनर्जी लेता है, फूड के जरिए उसको एनर्जी मिलती है। दुनिया में कुछ जानदार ऐसे हैं जो फूड को ईट करते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस फूड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो फिर एनर्जी रिलीज होती है दो शक्लों में। हम काइनेटिक एनर्जी हासिल करते हैं और हीट की शक्ल में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब इस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर यूज़ के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी बना लेते हैं। किसकी शक्ल में? एटीपी की शक्ल में। और इससे हम एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी जो है इसके अंदर बेशुमार एक्टिविटीज़, केमिकल प्रोसेसेस, मेंटेनेंस के रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। तो वो इसी प्रोसेस से हो रही है। देखो, फूड कैसे बनती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं। समझ आ गई है?
और फोटोसिंथेसिस मेरी खुराक बन गई, फिर उस खुराक को हम खाते हैं और हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और एनर्जी यूज हो रही है एटीपी की शक्ल में। और एटीपी बनते कैसे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो दूसरी बड़ी चीज हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी हम इकट्ठी करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी को वापस रिलीज किया जाता है और एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं और वो क्या चीज़ है जो खुराक से हमें एनर्जी निकाल के देगी, किस तरीके से निकाल के देगी और आगे इस्तेमाल के लिए भी हमें वो एनर्जी मुहैया करेगी, लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए वो एनर्जी देगी। तो एनर्जी, इन तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी मिलती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। हमें पता हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या हैं या रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हैं, इसका पता हो, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। समझ आ गई है? अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या है? These are the reaction in which electron are changed between atoms and a large amount of energy is released। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर ये एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, तो उसके इलेक्ट्रॉन इस शेल में हरकत करते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी का सोर्स भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाए हुए हैं, इसको अपने से दूर नहीं जाने देते। जैसा कि ऑक्सीजन एटम हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाए हुए होता है। क्या बनाया होता है? स्टेबल बॉन्ड या एसोसिएशन बनाया होता है। यहाँ पर जब ये स्टेबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये एनर्जी का सोर्स नहीं है, पुअर सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ड्रैग अवे, हमारी बुक में यही वर्ड लिखा हुआ है ड्रैग अवे, अगर ये इलेक्ट्रॉन को ड्रैग अवे किया जाए और किसी मजबूरन किसी और एलिमेंट के साथ, जैसा कि कार्बन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर ये अनस्टेबल बॉन्ड बनाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को आपने ऑक्सीजन से निकाल के इनके साथ जोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये वापस जाने की कोशिश में रहेगा कि मैं उसी ऑक्सीजन के पास चला जाऊँ जहाँ पर मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर मुझे अच्छा फील होता है। ऐसे समझने कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम का एक लाडला बेटा था जिसको हम किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वापसी पे हमें बहुत सारी मनी मिलनी होती है, पैसा मिलना होता है एनर्जी की फॉर्म में। समझ आ गई है? तो यहाँ पर जो ही इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के वापस इधर आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलता है। ये कैसे मिलता है, एटीपी क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। समझ आ गई है? तो मतलब कहने का ये है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के सोर्स होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो मौजूद कहाँ पर है। कुछ एटम्स के ऊपर ये मौजूद है तो एनर्जी का सोर्स नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर, और कुछ के ऊपर मौजूद है जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन, तो एनर्जी का सोर्स है। जब वापस उसी एटम की तरफ जाते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम वापस जाएं, और वो जाते हैं। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द एटम्स। बहुत सारे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे होते हैं और उसी दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है और उसको स्टोर कर लिया जाता है एटीपी की शक्ल में, और इसको हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं। ऑक्सीडेशन एक अलग चीज़ है, रिडक्शन एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखें, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ये कैसे करते हैं? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज से होते हैं। देखो, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वो एटम हो गया है ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज हो गया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, गेन कर लेता है, तो वो रिड्यूस हो जाता है, और प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को निकालना या लेना, यानी कि देना और लेना, उससे ये रिएक्शंस चलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं रिडक्शन के लिए री और ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्स, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और यही रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं और एनर्जी रिलीज होती रहती है और हमें मिलती रहती है। समझ आ गई है? और एक बात बायोलॉजिकल वर्ड में याद रखें, हाइड्रोजन को हम बतौर इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आप देखेंगे कि NAD एक कोएंजाइम होगा, आगे हम बात करेंगे। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे तो मतलब हम हाइड्रोजन जमा कर रहे होते हैं और वो बन जाता है NADH। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन के बराबर क्यों लेते हैं कि हमें यह भी पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसके पास क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसलिए जब
बायोलॉजिकल वर्ड में हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। समझ आ गई है? तो हाइड्रोजन एटम जब जा रहा होता है या आ रहा होता है, कोई चीज़ हाइड्रोजन डोनेट कर रही होती है, लॉस कर रही होती है या गेन कर रही होती है, तो एक्चुअली वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होती है या लॉस कर रही होती है। तो यहाँ पर आपने ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, हम कोएंजाइम्स NAD को क्या करेंगे, NAD को हम रिड्यूस जब करेंगे, तो रिडक्शन जब इसकी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, तो इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये बन जाता है NADH। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन आया है जो वो हाइड्रोजन एटम की शक्ल में आया है। समझ आ गई है? अब शुरू में ही हमने बात की थी कि इस दुनिया में एनर्जी का बुनियादी जरिया सूरज है। तो इनपुट ऑफ एनर्जी जो है सूरज से हम लाइट एनर्जी की या रेडिएशन की शक्ल में हम एनर्जी लेते हैं, यानी कि पौधे जो जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो उस सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। हम नहीं रखते, वो जस्ट प्लांट्स कर सकते हैं। वो वाटर का इस्तेमाल करके वाटर को वो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि वाटर से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लाइट एनर्जी से पावर लेते हैं, हीट लेते हैं। ये दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। वाटर दे रहा है तो वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ले रही है तो ये रिड्यूस हो रही है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से हमें मिलती है हमारी फूड स्टफ। अब ये फूड स्टफ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जमा हो गया है तो मतलब इसके अंदर एनर्जी है। हम जब उस फूड स्टफ को खाते हैं तो हमारे अंदर उस फूड स्टफ के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन डाले थे तो उसको हम वापस लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ। तो इस दौरान बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, हीट की शक्ल में भी होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हमारी बॉडी के पास पूरा मैकेनिज्म होता है, रेस्पिरेशन के दौरान उसको स्टोर कर लेती है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की शक्ल में एनर्जी को स्टोर कर लेती है। अब एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा एनर्जी करेंसी होती है सेल की। जब हमारे पास एनर्जी बाहर से आ रही है, सेल्स के पास आ रही है, तो उसको स्टोर करने के लिए एक बैंक चाहिए। जैसे हम बैंक में पैसे रख लेते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो ले लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी खुराक को हजम करके फिर उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी की शक्ल में स्टोर कर लिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। फ्यूचर यूज़ के लिए जो एटीपी हम बनाते हैं उनको जब अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे एटीपी खर्च हो रहे हैं, तो ये वही एटीपी है जो मैंने खुराक की ऑक्सीडेशन से मेरी बॉडी ने बनाई है। अब उस एटीपी को हम बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होती है एटीपी से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मेरे सेल। समझ आ गई है? अब मेंटेनेंस कर रहे हैं मेरी बॉडी और केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सेल्स के अंदर। तो हर स्टेप के ऊपर एनर्जी यूज़ हो रही है, किसकी कन्वर्जन से? एटीपी की कन्वर्जन से। मतलब वो एनर्जी देता है और आगे इस एनर्जी को जो स्टोर हुई है कन्वर्ट करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो ये वॉइस एनर्जी है, कहाँ से आ रही है? वो जो सूरज के पास लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, फिर उसको कन्वर्ट किया गया मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये मेरी वॉइस एनर्जी है। तो क्या हो रहा है जानदार के अंदर? एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, और इस एनर्जी की कन्वर्जन की स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। समझ आ गई है? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पूरा तरीका, दो बड़े रिएक्शन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में पहले एनर्जी बनती कैसे है, फिर रेस्पिरेशन के दौरान उस एनर्जी को वापस लिया जाता है और आगे एक्टिविटीज़ करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये था इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जेटिक्स। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटीपी के ऊपर कि एटीपी क्या चीज़ है। इसके ये भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, ये एक एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है। इसके पास क्या खूबी है कि सिर्फ यही एनर्जी को स्टोर कर सकता है। मॉलिक्यूल तो और भी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटीपी के पास क्या खास बात है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।